जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी तैयारी में लगे होंगे। और तैयारी के साथ साथ में गर्मी भी काफ़ी जोरों से चल रही है, तो गर्मी में जो अपनी तैयारी को मजबूती बनाए रखें। और अब चुनाव लगभग फिलहाल खत्म हो गए हैं, तो आप अपनी तैयारी को और जोर कर लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम डेट जो है जल्दी ही आने के आसार हो जाएंगे। तो हम कनेक्ट टू एग्जाम को आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में जो है आपका जो है चल रहा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम सभी टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस किए रहेंगे एग्जाम में और क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ नया नहीं लगेगा। तो हम बहुत ज़्यादा बात न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न है आज। तो पहला प्रश्न चलते हैं। क्या है पहला प्रश्न देख रहे हैं क्या है। यदि त्रिभुज का इसमें उल्टा त्रिभुज दिया गया है, इसमें दिया गया है इस सिंबल का अभिप्राय पहली संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ने की संक्रिया से तो है। तो 4 वो जो सिंबल है त्रिभुज 5 और त्रिभुज 6 है का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला गया है उसको गहराई समझेंगे। बाकी क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, क्या बोला गया है उसको देखना है। इसमें बोल रहे हैं जो त्रिभुज का अर्थ क्या है, पहली संख्या को दूसरी संख्या जो होगी उसके तिगुने से जोड़ने की संक्रिया है। अर्थात पहली संख्या में कुछ नहीं करना है, दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या में का तिगुना करने के बाद उसको जो योग करना है। तो इसको हम हल करते हैं। जो समीकरण दिया गया है 4 त्रिभुज 5 और त्रिभुज 6 है, इसको हल करते हैं और देखते हैं क्या है। दिया गया है आपका 4 त्रिभुज 5 और कोष्टक के बाहर जो है दिया गया है ये 6। ये आपका प्रश्न दिया गया है और प्रश्न में बोला गया है जो त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद जो है बाद जो संख्या है दूसरी संख्या जो है उसमें उसके तिगुने से योग करना है। तो क्या है, हम 4 को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें बोला गया है पहली संख्या में कुछ नहीं करना है, जो दूसरी संख्या में क्या करना है, योग करना है। और कितने का, जो दूसरी संख्या के तिगुने से। तो हमने दूसरे संख्या का तिगुना कर लिया, इसका योग करते हैं। इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं और आगे समीकरण हल करते हैं। अब तो इसको हल करते हैं, क्या होगा, 5 से 15 और 15 4 19। इसको हल करने के बाद ब्रैकेट को हल करने के बाद हो रहा है। अब बच रहा है 19 त्रिभुज 6। अब इसमें देख रहे हैं दूसरी संख्या 6 हो रही है, दूसरी संख्या 6 हो रही है तो इनका भी हमें 3 गुना करके जोड़ना होगा। तो 19 प्लस 6 गुणे 3। अब हमने ये जो है इसको हल कर लिया। इसको हल करने के बाद जो योगफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, इसका आंसर होगा। तो क्या होगा, 6 18 18 10 28 28 9 37। क्या आ रहा है इसका योग, 37 आ रहा है। तो इसका 37 जो ऑप्शन में दिख रहा होगा वही सत्य होगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से रीजनिंग में है। रीजनिंग जो जैसा उसका बोला गया होता है, क्या अर्थ होता है रीजनिंग अर्थात तर्क शक्ति। आप कितना तर्क लगा सकते हैं, रीजनिंग की वही कला है। जितने अधिक आप तर्क शक्ति जितना पकड़ लेंगे वही उसका आपकी कला है। तो क्वेश्चन को पकड़ने की जो है कैसे पकड़ेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उससे उतने जल्दी आप जो है क्वेश्चन को आसानी से पकड़ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में दिया गया है और यह है, ए को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 17 मार्च के बाद परंतु 20 मार्च से पहले है। क्या ए की जो है ए को याद है कि पी की जो नियुक्ति है 17 मार्च के बाद और 20 मार्च से पहले है, ये आपको नोट कर लीजिए। फिर आगे क्या है, जबकि बी को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 18 मार्च के बाद है। अर्थात पहले वाले में बोला कि ए को याद है कि 17 मार्च के बाद है और बी को याद है कि 18 मार्च के बाद नियुक्ति है किसकी, पी की, और परंतु 22 मार्च से पहले। तो दोनों को सही मानते हुए नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति संभवतः किस तिथि को हुई थी। तो ऐसे भी प्रश्न रीजनिंग में आते हैं और आपके रीजनिंग में हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, कब, एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों में जो कथन बोला गया उसको पहले गौर से ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है। आप बोला जा रहा है कि ए को जो याद है पी की जो नियुक्ति हुई 17 मार्च से 21 मार्च के बीच में हुई है, अर्थात 17 मार्च के बाद और 21 मार्च से पहले। और जबकि बी को याद है कब, 18 मार्च के बाद जो है पी की नियुक्ति हो रही है और 22 मार्च से पहले। अब ऐसे प्रश्नों में क्या देखना होता है, 17 और 18 दिख रहे हैं 17 के बाद जो हो रहा है इसमें नियुक्ति 17 के बाद जो है 18 होना चाहिए, नियुक्ति होना चाहिए। जबकि दूसरे में देख रहे हैं बी को याद है कि 18 को इसको नियुक्ति नहीं हुई है, अर्थात जो इसकी नियुक्ति हो गई है किसके, 17 18 को नहीं हुई है, 18 के बाद हुई है। और प्रश्न में बोला गया है कि 20 से पहले नियुक्ति है, अर्थात 20 को नहीं हुई है, 20 से पहले नियुक्ति हुई है। तो 20 से पहले क्या हो गया आपका 19 होगा।
20 से पहले कौन सा दिन होगा? 19 तारीख को जो होगा किसकी नियुक्ति हुई है? एक पी की नियुक्ति है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका 19 मार्च को इसकी नियुक्ति होगी। कैसे होगी? हमने बताया कि एक को जो है 17 मार्च को, एक को याद है 17 मार्च की नियुक्ति नहीं हुई है, और बी को याद है कि 18 मार्च को उसकी नियुक्ति नहीं हुई है। तो 18 मार्च के बाद 18 मार्च और 22 मार्च के बीच में इसको नियुक्ति हुई है, इसको याद है, और एक को 17 से 21 बीच में। तो 17 और 18 के बाद जो है अगली जो डेट आ रहा है कौन सा? 19 वाले में। तो 19 जो है 20 से पहले है और 18 के बाद है। तो इस तरीके से हमारा 19 मार्च इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं, दिया गया है क्या है? उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए आसन अक्षरों के बीच छूटे अक्षर 1, 2, 3 के क्रम में है। तो प्रश्न का कहने का संदर्भ में क्या है? प्रश्न समझिए कैसे क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है जो अक्षर है, अक्षरों के बीच में जो कोई अक्षर छूटा गया है, और जो छूटा हुआ क्रम क्या होना चाहिए? पहले वाले में एक अक्षर छूटना चाहिए, दूसरे वाले में 2 अक्षर, और अगले वाले में 3 अक्षर जो है छूटेंगे। तो कौन सा ऐसे ऑप्शन में जो 1, 2, 3 क्रम में जो है छूटे हुए हैं वो हमें चेक करना है। तो ऐसे क्या करते हैं? ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, जो ऑप्शन इसमें सही तरीके से जो 1, 2, 3 के क्रम में छूटा रहेगा वही सही होगा। तो ऐसे देखेंगे क्या होता है। इसमें देख रहे हैं क्या हुआ? ई के बाद एफ, ई के बाद एफ, और हमें क्या देखना है? ई के बाद जो है क्या है? एक अंतर होना चाहिए, और इसमें ई और एफ के बीच में कोई अक्षर नहीं होता। ई के बाद जो है एफ आता है, तो इसके बीच में कोई अंतर नहीं है, तो इससे हमारा पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। इसमें बोला गया है कि जो है अक्षरों के अल्फाबेट को जो अक्षर हैं उसके बीच में एक अक्षर छूटना चाहिए, पहला ऑप्शन जो पहला कथन बोला गया है। इसमें बोला गया पहले वाले में, तो पहले वाले में हमारा एक अक्षर नहीं छूटा है, इसलिए हमने इसको गलत किया। आगे भी इसको चेक करते हैं। ए के बाद सी हो, ए के बाद सी अर्थात इसमें क्या हो रहा है? बी को छूट रहा है। क्या छूट रहा है? बी छूट रहा है। और सी के बाद डी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, अर्थात क्या हो रहा है? इसमें इसके बाद कोई अक्षर नहीं छूट रहा है। तो जो इसके बाद कोई अक्षर नहीं छूट रहा है, हमें इसके बाद प्रश्न में क्या बोला गया है? इसके बाद जो है 2 अक्षर छूटने चाहिए, तो इसमें 2 अक्षर नहीं छूट रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हुआ। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? एफ के बाद एच है। एफ है और एच के बीच में कितने अक्षर होंगे? एफ के बाद क्या होता है? जी होता है, और जी के बाद देख रहे हैं एच है। इसमें कितने अक्षर का विलोप है? एक अक्षर का। कौन सा? जी, जैसा प्रश्न बोला गया है। फिर आगे चेक करते हैं। एच के बाद के है, के है, तो एच और के के बीच में क्या आता है? एच के बाद आई आता है और जे आता है, उसके बाद के आपका दिया गया है। अच्छा, क्या दिया गया है? 2 अक्षरों का लोप है, 2 अक्षर का जो है इसमें नहीं दिख रहा है, और इसमें आपको प्रश्न बोला गया है कि 2 अक्षर नहीं होने चाहिए, 2 अक्षर का गैप होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन भी दूसरा यही मैच कर रहा है। देखते हैं अगले वाले में। के के बाद ओ है, के के बाद ओ है, तो इसको देखते हैं क्या हो रहा है। के के बाद होता है एल एम एन, और उसके बाद क्या दिया गया है? वो आपका प्रश्न में दिया गया है। के है, के बाद आप 3 अक्षर देख रहे हैं, 3 अक्षर का जो है नहीं दिख रहा, छूटा हुए हैं, और जो है जैसा प्रश्न में बोला गया है कि पहले वाले में 1 अक्षर का लोप होना चाहिए, दूसरे वाले में 2 का, और अगले वाले में 3 का। तो ये हमारा जो है ऑप्शन, पहले वाले में एक अक्षर छूटा हुआ है, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 3 अक्षर। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन जो है पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, तो यही हमारा सत्य होगा। अब हमें आगे और चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब हमें ये ऑप्शन मिल गया। बढ़ते हैं आगे। क्या है कि यदि व्यंजक 1 @ 2 @ इस तरीके से आपको समीकरण दिया गया है, और उसमें बोला गया है कि मैं @ को या तो प्लस अथवा गुणा, इसमें जो है यही कंडीशन, यही जो है गेम चेंजर का काम करेगा। क्या बोला गया है? @ को या तो प्लस या गुणा से संक्रिया जो है बदला जा सकता है। और आगे प्रश्न बोला गया है, तो इस गणितीय क्रिया को सही क्रम में करने के बाद कितना अधिकतम मान निकाला सकता है? प्रश्न का जो कहने का जो संदर्भ समझिए। क्या बोला गया है? अधिकतम मान पूछा जा रहा है। और क्या बोला गया है कि @ को या तो प्लस लिख सकते हैं या गुणा। तो आपको पता है, अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा, कोई भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या बड़ी प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ जो है ये रीजनिंग है, रीजनिंग में जो है ये यही तो इसी कला है, जो है रीजनिंग जो है कला है, जो है इसमें यही आपको खोजना है। तो इस तरीके से अगर हम इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या प्राप्त होता है। उसके बाद बताते हैं आपको। 3, 4, 5 और 6। हमने क्या किया? जितने भी @ हैं, और @ के जगह हम सबने क्या किया? सभी मल्टीप्लाई कर दिया, और सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? 720। क्या प्राप्त हुआ? 720। जबकि हमें क्या है? सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, तो हमें इस तरह है रीजनिंग में जो है एक और हमें जो है इसमें कुछ और कर देते हैं, जो कर देंगे,
जो 720 से भी बड़ी संख्या प्राप्त होगी। कैसे करेंगे बताते हैं। अगर हम 1 में 2 का गुणा करें कितना प्राप्त होगा, हमें 2 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 2। इसमें बोला गया है एट द रेट का अर्थ क्या है, या तो गुणा या तो जोड़। हम 1 के जगह अगर जो गुणा है हमने गुणा के स्थान पर अगर जोड़ रख दें तो संख्या जो है इससे भी बड़ी प्राप्त हो सकती है, प्राप्त होगी, क्योंकि देख रहे हैं 1 2 3 हो रहा है, 1 और प्लस 2 3 हो रहा है, जबकि 1 में 2 को मल्टीप्लाई करने पर संख्या वही हमें प्राप्त हो रही है। तो इसमें हमें यहाँ पर योग करेंगे तो जो संख्या हो सकती है बड़ी प्राप्त हो जाए, तो वो उसको भी ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम 1 और 2 को जो है पहले वाले एट द रेट को हम प्लस कर देते हैं, 1 और प्लस 2 कर देते हैं, और हमें संख्या बड़ी प्राप्त करनी है। तो बड़ी प्राप्त करनी है तो और संख्याओं को हमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा आपका, क्या तो 2 3 6, तो 24 पंचे 120 और 120 छक्का 720, 720 आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन अभी क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, तब इसको भी हमें योग करना है। इसको भी हमें जो योग कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 721। अगर हम सभी को मल्टीप्लाई कर दे तो 720 प्राप्त होता है, लेकिन हमें क्या है सबसे बड़ी संख्या अर्थात एकदम मैक्सिमम संख्या प्राप्त करना है, तो मैक्सिमम हमने एक को ऐड कर दिया, उसके बाद बाकी अन्य संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद हमें संख्या सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है। कौन सा, 721। 721 देख रहे हैं ऑप्शन में क्या दिया गया आपके, 720 भी दिया गया है और 721। आपको कंफ्यूज करने के लिए 720 भी दिया गया है, लेकिन अब रीजनिंग में है, यही तो आपका रीजनिंग कला है, जो है जितने जल्दी आप संक्रिया को समझ जाएंगे वही आपको नंबर दिलाएगा। तो उसका जो उचित आंसर, सही आंसर कौन सा है, 721, ना कि 720। तो इस तरीके से इसके ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। ये देख रहे हैं एनटीपीसी के 2021 से प्रश्न है, और बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। और ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे, क्वेश्चन देखे रहेंगे, तभी जो है एग्जाम में कर सकते हैं, नहीं तो आप 720 मार्क करके चले जाते, आपका एक नंबर जो है आप एक नंबर खो देते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। बढ़ते हैं आगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है। क्या दिया गया है, कौन सा विकल्प आयत और वर्ग के समान है। ऑप्शन देखते हैं, त्रिभुज, वृत्त, समचतुर्भुज और गोला है। आयत क्या होता है, आयत में 4 भुजाएं होती हैं, और इसमें देखते हैं इस तरीके से बनता है आयत। आपको पता होगा, मैथ में पढ़े होंगे, आयत जो है इसमें 4 भुजाएं होती है, और वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं। अब आपके प्रश्न बोला गया है कि कौन सा ऐसा विकल्प होगा जो आयत और वर्ग के लगभग समान ही होता है। अगर हम भुजा से देखें तो भुजा से अगर देखें तो उसमें भी 4 भुजाएं हो रही हैं, 4 भुजाएं इसमें भी हो रही हैं। तो समचतुर्भुज इसमें दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अगर हम भुजाओं से देखें तो भुजाओं से इसमें समानता नहीं है, हमें इसमें असमान देखना है, तो त्रिभुज असमान है। वृत्त में जो है इसमें कोई जो है एक वृत्त में जो है भुजाएं जो है नहीं होती, इसमें केवल जो है क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसका हमारा ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये आयत और वर्ग के समान नहीं होगा। डी, गोला। जब गोला और वृत्त लगभग वैसे ही होते हैं कि इसमें भी कोई जो है समानता नहीं है आयत और वर्ग के समान, तो इसको भी हम गलत मानेंगे। और समचतुर्भुज मिला, समचतुर्भुज जो होता है आयत और वर्ग के समान होता है। कैसे बनता है, ऐसे इस तरीके से बनता है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, और ये आयत, ये वर्ग। तो उसका जो उचित सही आंसर कौन सा है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो है आयत और वर्ग के समान है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं आगे। दिया गया है किसी शब्द के अक्षर अव्यवस्थित हैं और प्रत्येक अक्षर के लिए विशेष संख्या दी गई है। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं का संयोजन इस प्रकार चुने कि अक्षर उस रूप को व्यवस्थित हो जाए जिससे अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हो सके। ऐसे भी प्रश्न आपके रीजनिंग में बनते हैं। क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है एक अक्षर दिया गया है, अक्षर दिए गए हैं, और अक्षर के नीचे जो है अंक दिया गया है, और इन अक्षरों को इस किस क्रम में रख दें जो है इस अक्षर का अर्थपूर्ण, इससे कोई मीनिंग या कुछ अर्थ निकले। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, अगर आपको दिमाग में अगर चल रहा होगा अक्षर देखने के बाद तो क्या बन सकता है, अगर वैसे बना ले तो ठीक है, नहीं बन रहा है वैसे तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं केवल 5 अक्षर है, 5 अक्षर से हो सकता है आपको क्या बन जाए, यम ए अर्थात राम, RAMAYM है। तो अगर आप सोचेंगे क्या हो रहा है, हो सकता है मास्टर बन जाए, मास्टर हो सकता है बन जाए। अभी ये कंफर्म नहीं है, ये हम बता रहे हैं आपको, सोचने की क्षमता बता रहे हैं कि हो सकता है देखने के बाद आपके दिमाग में आया कि मास्टर हो सकता है बने, लेकिन हमें ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना होता है।
तो मास्टर में देख रहे हैं क्या है 3 से स्टार्टिंग हो रहा है, m को जो है 3 लिखा गया है, a को क्या लिया गया है 2 और s को क्या लिखा गया है 4। अब ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में अगर 3 2 4 से प्रारंभ हो रहा है ऐसे अक्षर होंगे तो हो सकता है वो ऑप्शन सही हो जाए। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो है 3 2 4 से प्रारंभ होगा, तो मास्टर नहीं बनेगा। तब ये नहीं बनेगा तो इसको हम नहीं चेक करेंगे। अब हम क्या करते हैं ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या होगा 3 2 5 1 4, तो 3 2 1 5 हम इसको हम चेक करते हैं क्या होगा 5 3 को बोला गया है m, 3 का m होगा और 2 का होगा a और 5 क्या होता है t। मैटर ही हो सकता है लेकिन मैटर में ई होता है, इसमें देख रहे हैं ई नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि यह मेरे टी से और इसमें जो केवल 5 ही अक्षर है तो मैं इसको आगे पीछे हमने करके ये देखा तो ये नहीं हो सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, यह मेरे टी हो गया है, आर का होता है इसमें एक को आर लिखा गया है और 4 को क्या लिखा गया है एस। अब देख रहे हैं मद्रास, यह मेरे टी आर एस, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, अर्थात इससे अर्थ नहीं निकाल सकता, इस तरीके से हमारा यह पहला ऑप्शन गलत हुआ। अगला ऑप्शन चेक करते हैं 1 3 2 4 5, इसको भी चेक करते हैं क्या है आर है और एम, 3 को एम से डिनोट किया गया है और देख रहे हैं आर एम। ऐसे को बहुत ही रेयर केस में बनते हैं, रेयर का ना ही के बराबर होता है जो कि आर एम जो है दोनों पास में रहे और इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो इसको हम जो है बाद में चेक करते हैं, इसको देखते हैं जो ज्यादा जिससे हो सकता है संभावना ज्यादा हो सकती है कि इसको जो है अर्थपूर्ण जो है मीनिंग बने, उसको हम चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे 4 और 3 क्या हो रहा है, 4 होता है एस का बन दिया गया है और 3 को एम। अब 4 3 एस एम से हो सकता है बन जाए, इसको आगे भी चेक करते हैं, अगर बन जाए तो बढ़ते हैं आगे। एस एम है, 2 को क्या बोला गया है 1, 2 को ए बोला गया है, ए हो गया और देख रहे हैं 1 को आर बोला गया है। अब आपको समझ आ रहा है और 5 जो है टी का। अब देख रहे हैं क्या बन रहा है स्मार्ट अर्थात क्या होगा, इसका जो है मीनिंग निकल रहा है और स्मार्ट अर्थात क्या होता है तेज प्रतिभाशाली, इस तरीके से होता है और इसका जो है मीनिंग सही अर्थपूर्ण निकल रहा है। तो हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें जो है समझ आ रहा है स्मार्ट इसका जो है मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है, तो हमारा यह ऑप्शन ही सही होगा। चलते हैं आगे दिया गया है यदि 8 + 5 = 13 40 सत्य है तो 4 + 6 का मान क्या होगा। ये आपको समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग में है, कोडिंग डिकोडिंग है, किस तरीके से इसको कोडबद्ध किया गया है, क्या कैसे किया गया है, इसको समझना है। आप समझ गए, समझ लो पहुंच गए, इससे आसान प्रश्न है। तो देख रहे हैं क्या, इसको पहले देखते हैं जो प्रश्न दिया गया इसको क्या किस तरीके से किया गया है। इसमें दो अक्षर दिया गया है 8 और 5, इसमें ऐसा क्या किया गया है कि जो है 1340 प्राप्त हो जाए। अगर हम इनका गुणा करें या घन करके चेक करते हैं, अगर घन करके योग करेंगे तो ये संख्या जो है ये प्राप्त नहीं होगी क्योंकि 8 से 512 5 बचे 25 पंचे 125, तो इतनी बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होगी। तो हमें जो है इसका जो है गुणा करें, मल्टीप्लाई जो है घन करें, वर्ग करें तो फिर भी ये संख्या प्राप्त नहीं होगी। किस तरीके से कुटबद्ध किया गया है अगर देखें तो 8 प्लस बीच में देख रहे हैं प्लस का चिन्ह दिया गया है, तो हो सकता है इसमें कुछ कला किया गया हो। देखते हैं 8 और 5 को जोड़ेंगे क्या होगा, 8 और 5 को योग करेंगे क्या होगा 13। अब देख रहे हैं 13 हमें जो है प्राप्त हो रहा है, बाकी बची कौन संख्या 40 जगह अगर हम इसको 8 और 5 में हमें पता है 8 और 5 में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 40 प्राप्त होगी, 40 प्राप्त होगा। तो हमें किस तरीके से कुटबद्ध किया गया है, पहले 8 जो है संख्या में योग किया गया है और उसके बाद उसी संख्या में योग किया गया है। 8 × 5 = 40, संख्याएं कुछ नहीं है, वही संख्या है, पहले उसका योग कर दिया गया है और उसके बाद उसी का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यही आपका जो है इस तरीके से कुटबद्ध किया गया है। यही तो रीजनिंग है, रीजनिंग जो है किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है, बस वही समझने का फेर है। तो इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, क्या है पहले योग करेंगे 6 और 4 का, हम क्या करेंगे 4 + 6 है तो पहले क्या करेंगे इनका योग कर देते हैं, तो योग करेंगे क्या होगा 6 × 4 = 10। अब उसके बाद क्या करना है, इन्हीं संख्याओं का हमें मल्टीप्लाई करने के बाद वो संख्या में जो लिख देंगे आगे, क्या करेंगे 4 × 6 कर देंगे। अब इसको जो है इसके आगे लिख देंगे तो क्या होगा 4 × 24 मल्टीप्लाई करने के बाद 24 प्राप्त हो गए। हमने जो है योग के बाद जो संख्या थी उसके सामने पास में रख दिया, तो क्या प्राप्त हो रहे हैं 1024 जो ऑप्शन दिख रहा होगा वही सही होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए।
तो ये रीजनिंग में इस तरीके से भी कूटबद्ध किए जाते हैं। कौन सा तरीका किसमें क्या होता है, इसमें कोई रूल फिक्स नहीं होता कि इसमें यही फिक्स रूल है, यही लगेगा। किस तरीके से होता है, यही आपका रीजनिंग में होता है। बढ़ते हैं आगे। दिया गया है, दिए गए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह गणनाओं के एक समूह को निरूपित करता है जो सभी समीकरणों के लिए अपरिवर्तनीय है। इसमें शामिल गणनाओं की पहचान कीजिए और उसी आधार पर चौथे समीकरण का हल करना है। इसमें क्या दिया गया है, आपको समझने के लिए जो है तीन पार्ट में जो है इनका जो है समझाया गया है कि इनका किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, और उसी तरीके से ये चौथा वाला जो है उसमें पूछा गया है कि ये इसके स्थान पर क्या आएगा। तो समझते हैं किस तरीके से इनको कूटबद्ध किया गया है, किस तरीके से इनको क्या किया गया है। तो देख रहे हैं पहले वाले में क्या दिया गया है, 4 के बाद तीर का निशान है, उसके बाद देख रहे हैं 5 है, और 5 के बाद बराबर में 21 है। तो 4 और 5 में क्या कर दें जो हमें 21 प्राप्त हो जाए। उसी तरीके से देख रहे हैं दूसरे वाले में क्या हो रहा है, 7 और 8 है, और 7 और 8 में क्या कर दे जो हमें 57 प्राप्त हो जाए। तो आप पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन देखने के बाद कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि क्या इसमें क्या चल रहा है। इसी तरीके से देख रहे हैं तीसरे वाले में भी यही तरीका चल रहा है जो इन लोगों में चल रहा है। क्या चल रहा है, अगर हम इनको 4 और 5 है इनका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 20 होगा, और 20 में 1 का योग कर देंगे तो हमें 21 प्राप्त होगा। जो पहली संक्रिया में दिया गया है क्या है, 4 और 5 है, तो इसमें इस तरीके से संक्रिया चल रहा है कि जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस 1, ये संक्रिया चल रही है। उसी संक्रिया देख रहे हैं इसमें भी चल रही है, 7 और 8 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 56 होगा, और 56 के बाद इसमें 1 का योग करेंगे क्या प्राप्त होगा, 57, जो दिया गया है। इसी तरीके से ये भी दिया गया है 9 6 54, 54 प्लस 1 55। जब ये संक्रिया चल रही है तो यही संक्रिया में जो प्रश्न पूछा गया है इसमें भी यही चलेगी। क्या होगा, संख्या है 5 और 3, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 1 जोड़ देंगे, तो क्या होगा 5 से 15 1 16। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ये 16 हो गया, जो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी है। ये प्रश्न देख रहे हैं आपके रेलवे में प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, तो आप इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं, आपको ये लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हैं। तो ये लॉजिक किस तरह से आपको काम करेंगे वो आपको प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा। चलते हैं, देख रहे हैं क्या दिया गया है, ये पासा से अर्थात देख रहे हैं पासा प्रश्न पूछा गया है, और पासा से भी प्रश्न आपके रेलवे में बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। क्या दिया गया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, और उस अक्षर का चयन करें जो यू फलक के विपरीत फलक मौजूद होगा। इसमें क्या दिया गया है, कोई आपने पासा देखा होगा, पासा अगर नहीं देखा होगा तो आपने बचपन में लूडो खेला होगा, और लूडो में कितना होता है 1 से लेकर 6 तक गिनतियां लिखी रहती हैं। उसी तरीके से हमको रीजनिंग में क्या होता है, कभी गिनतियां लिखी रहती है, कभी उसमें सिम्बल्स लिखे रहते हैं, कभी जो है अक्षर लिखे रहते हैं। तो वही है पासा को जो लूडो की गुत्ती आती है वही पासा है। तो इसमें बोला गया है एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, पासा एक ही है उसकी स्थितियां 3 दिखाई गई है, और उसमें पूछा गया है कि यू के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, तो अगर आप एक पासे की 2 स्थितियां देखें या 3 स्थितियां देखें, तो और उसमें पूछे कि विपरीत उस पासे का कोई अक्षर होगा, उस अक्षर के पीछे वाला या विपरीत अक्षर तक कौन सा होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब तक इसको हम रिलेट करके देखते हैं, पहले या दूसरे वाले में रिलेट करके देखते हैं, या पहले तीसरे से रिलेट करते हैं, जो में दोनों में तीनों में पहले और दोनों में देखते हैं कौन सा जो है अक्षर कॉमन है। तो कॉमन को देखते हैं, और कॉमन को देखने के बाद उसी तरीके से हल करते हैं। क्या करते हैं, अगर हम पहला पासा और दूसरा पासा की पहली स्थिति और दूसरी स्थिति को ले, तो क्या इसमें देख रहे हैं कॉमन दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं दोनों में क्या दिख रहा है, क्यू कॉमन दिख रहा है, क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। तो अगर क्यू से हम कॉमन रहा है तो हम क्यू जो अक्षर कॉमन दिख रहा है वहां से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, कहाँ, घड़ी जिस तरफ चलती है क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो उसी तरीके से हम लेते हैं। तो हम क्यू से क्लॉकवाइज घूमेंगे, और इसमें भी हम क्यू से क्लॉकवाइज घूमते हैं। हमें ये वाला स्थिति दोनों को लेना है, इसका हमें विपरीत सतह ज्ञात करना है। तो विपरीत सतह ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, क्यू के सामने क्यू है, क्यू के बाद एस है क्लॉकवाइज घूमने के बाद, और एस के बाद कौन सा है, पी है। ये हमने क्लॉकवाइज घुमा जो अक्षर कॉमन है। अब दूसरे वाले में चलते हैं, जो कॉमन है क्यू है, क्यू से जो कॉमन है क्यू से हम फिर से क्यू से क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो घूमने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्यू के बाद आर प्राप्त हो रहा है, और आर के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, यू प्राप्त हो रहा है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, अब जो सामने दिख रहे हैं ये आपस में जो है विपरीत सतह है, अर्थात क्या होगा, पी के विपरीत सतह कौन सा होगा, पी का जो विपरीत सतह होगा यू है, एस का विपरीत सतह आर है। जबकि देख रहे हैं क्यू के सामने क्यू है, तो इन दोनों पासों के अलावा जो तीसरा पासा हम दिख रहे हैं, इन तीनों के अलावा जो कॉमन है कौन सा अक्षर नया दिख रहा है, जो नया दिख रहा होगा यही इन ऑप्शन जो है क्यू का जो है विपरीत सतह होगा।
तो इन दोनों में देख रहे हैं नया कौन सा अच्छा दिख रहा है आपको? टी दिख रहा है। कौन दिख रहा है? टी दिख रहा है। तो टी इसका कौन सा, क्यू का विपरीत कौन सा होगा? टी होगा। अब प्रश्न पूछा क्या आपसे गया है कि यू के विपरीत फलक कौन सा होगा? तो यू के विपरीत फलक कौन सा है? यू है, पी है। अगर बोले पी के विपरीत सतह यू या यू के विपरीत सतह कौन है? पी है। इस तरीके से है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? पी, जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगर आप पहला और दूसरा स्थिति न लेकर के दूसरा और तीसरी स्थिति लेते हैं तो उसमें देख रहे हैं क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है। तीसरे और पहले और तीसरी स्थिति के लिए तो पहले वाले तीसरी स्थिति में देख रहे हैं क्या है? यस इसमें भी है, यस इसमें भी है। इन दोनों में यस कॉमन है। तो यस कॉमन है, यस कॉमन के अलावा तो यस कॉमन के अलावा जो कॉमन है तो आपको कॉमन का अगर विपरीत ज्ञात करना होगा तो इन कॉमन के अलावा जो नया अक्षर दिख रहा होगा उस कॉमन वर्ड का विपरीत सतह होगा। बाकी क्लॉकवाइज घूमने के बाद जो अक्षर दिखेगा वही उसका विपरीत सतह होगा। तो इसका ऑप्शन जो था डी सही था। अब आगे दिया गया है, देख रहे हैं दर्पण से प्रश्न पूछा गया है। तो दर्पण में क्या बोला गया है? यदि दर्पण को यम एन, आपको यम और एन दिख रहा है, आपका यही दर्पण है, यम एन रखा जाता है तो दी गई आकृति को दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अर्थात क्या गया है? ये आपका शीशा मिरर रखा गया है और मिरर के बाद इसकी इमेज कौन सा बनेगी ये आपको ऑप्शन को देखना है कौन सा बनेगा। तो हमने आपको पता होना चाहिए दर्पण इमेज में अगर इमेज बनता है, अगर वस्तु के पहले जो स्थिति रहेगी वस्तु के बाद भी स्थिति उसकी वैसे ही रहेगी। अर्थात कहने का संदर्भ ये है कि मिरर के पहले जो वस्तु की स्थिति जितनी दूर वस्तु के थी मिरर के उसका जो इमेज प्राप्त होगा वो वस्तु के मिरर से उतनी ही दूरी पर प्राप्त होगी। और उसके तो इसमें देख रहे हैं क्या मिरर वाला कंडीशन देखेंगे तो देख रहे हैं क्या है? इसमें देख रहे हैं ई का जो है मुंह इस तरफ है। तो अगर इसको हम पलट करके देखें इसका जो इमेज बनेगा इस तरफ बनेगा, इस तरफ। तो जो इमेज बनेगा तो इसमें जो है ये वाले जो लाइन है, लाइन की स्थिति मिरर की तरफ है। अब आगे चलते हैं इसी तरफ तो इसकी इमेज जो बनेगा इस तरफ बनेगा, किस तरफ? मिरर की साइड ही बनेगा। तो इस तरीके से इसका मिरर इमेज कौन सा बनेगा? ये ऑप्शन नंबर सी। ये देख रहे हैं ये उल्टा है, ये उल्टा होगा नहीं इसका मिरर इमेज। इसमें देख रहे हैं प्रश्न जैसा बोला गया सेम वैसे ही स्थिति है, ये नहीं होगा। और इसमें भी उल्टा बनाया गया तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? ए वाले में। बढ़ते हैं आगे। अब ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपके प्रश्न बनते हैं रेलवे में, प्रश्न बनते हैं और क्या बनते हैं कि आपको चित्र दिया गया है और चित्र में पूछा गया है कि कितने न्यूनतम लाइनों का प्रयोग किया गया है, कितने न्यूनतम लाइनों की सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं? सबसे आसान होता है अगर छोटा फिगर है अब सीधे काउंट कर ले कि कितना कैसे बन रहा है। क्या करेंगे? पहले जितने सीधी लाइन है अर्थात ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं और जितनी क्षैतिज लाइन है सभी को गिन लेंगे और गिनने के बाद जो इसका योग आएगा वही आपका न्यूनतम संख्या होगी। तो गिनते हैं तो हम टोटल लाइनों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देख रहे हैं अगर इसको देखें तो 1 2 3 4 कितने? 4 ऊर्ध्वाधर लाइन हो रहे हैं, 4 ऊर्ध्वाधर हो रहे हैं और 3 जो है क्षैतिज लाइनें होंगी। कैसे क्षैतिज लाइनें होंगे? देख रहे हैं एक ये होगा, एक ये और ये 3 क्षैतिज लाइनें और 4 ऊर्ध्वाधर लाइनें होंगे। तो सभी टोटल कितने हमें कितने सीधी रेखाओं का इसमें प्रयोग किया गया है? 4 और 3 इनका जो है 7 जो है क्षैतिज लाइनों का प्रयोग किया गया है जो ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं आगे। अब ऑप्शन देख रहे हैं इसमें दिया गया है कि दी गई प्रश्न आकृति को नीचे दी गई उत्तर आकृति में से एक में अंतर स्थापित किया गया है, वह उत्तर आकृति कौन सा है? प्रश्न कहने का मतलब है जो ये प्रश्न दिया गया है प्रश्न वाली आकृति, जो उत्तर आकृति में कौन सी ऐसी आकृति है जो इसमें छुपा है, इस फिगर में कौन सा ये आकृति प्रश्न आकृति इसमें छुपा हुआ है। जो ऑप्शन जो छुपा होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में इसमें छुपा है। इसमें देख रहे हैं क्या दिया है? एफ जैसे दिख रहा है कि एफ जैसे उल्टा है और एफ जैसे दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति देखते हैं ऐसा फिगर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। पहले वाले में देख रहे हैं तो एफ जो है कहीं नहीं बन रहा है, एफ जैसी आकृति नहीं बन रहा है तो इसको हम पहले ही गलत कर देते हैं। दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में एफ जैसी आकृति देखना है। तो दूसरे वाले में देखेंगे, देख रहे हैं क्या है? ये इसको ले और इस वाली लाइन को लो, तो ये हमारे ये बन रहा है। बाकी हमें क्या कर रहे हैं? यहाँ ले लें या तो ये वाला ले लें। तो हो सकता है ये स्थिति इसमें हो सकता है छुपी हो, लेकिन
जबकि इसमें क्या आ रहा है, 2 लाइनें आ रही हैं, तो ये हमें जो बेहतरीन तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम जो है इसको सही नहीं मारेंगे, इसको हम गलत कर सकते हैं। आगे चेक करते हैं। आगे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये स्थिति बन रही है कौन सी वाली, जैसे प्रश्न आकृति में दिया गया है, देख रहे हैं सेम वैसे ही फॉलो कर रहा है, अर्थात जो है सी इन तीनों से बेटर है। इसमें हम देख रहे हैं या पोली आकृति नहीं बन रही है, तो हमारे ये भी गलत हो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ये प्रश्न ऐसे बनते हैं, क्या दिया रहता है, प्रश्न के समान इसमें छिपा रहता है, सेम ऐसी आकृति को ढूंढना रहता है। अब इसमें दिया गया है कि प्रश्न चित्र दिया गया है कि ये आपको 3 जो है इस तरीके से बनाया गया है, एक प्रश्न स्थान पर कौन सा इसमें उचित रूप से बैठेगा, ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा बैठेगा इसे देखते हैं। तो इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। इसमें देख रहे हैं क्या है, ये 3 भाग, जो 3 भाग भरा हुआ है, ये वाला भाग खाली है, और इसको भरे अगर अपने हिसाब से भर लें तो क्या होगा, इस तरीके से अगर आएगा, इस तरीके से इसका फिगर आएगा। कैसे, इसको क्योंकि हमें सर्कल बनाना है, सर्कल बनाएंगे तो इस तरीके से आपको फिगर आएगा। तो ये फिगर कौन सा ऑप्शन दिख रहेगा, वही आपका सत्य होगा, बाकी हमें इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं कौन सा वाले बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी और में नहीं बन रहा है, ये उल्टा बन गया है, ये भी नहीं बनेगा, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जो ऑप्शन सी है, सी में ऑप्शन डी है, तो यही सत्य होगा। आपके दिया गया है क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई चित्रों में क्रम में रिक्त स्थान को के लिए उपयुक्त है। क्या है, इसमें देख रहे हैं 3 जो है स्थिति दिए गए हैं, एक जो है ये फिगर का, और इसकी चौथी अगली स्थिति कौन सा होगा। तो ऐसे में देख रहे हैं क्या होगा, देख रहे हैं पहले वाले में ये दो बिंदु हैं और एक लाइनें हैं, तो उसको अगले वाली स्थिति में देख रहे हैं क्या हो रहा है, इस वाले में यहाँ है, अगले वाले में यहाँ, मतलब ऊपर चला जा रहा है, और इस वाले में यहाँ घूम रहा है। अर्थात क्या है, इसको देख रहे हैं क्लॉकवाइज घूम जा रहा है। कहाँ से घूम रहा है, इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ स्थिति बन गई, अगली स्थिति कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। क्लॉकवाइज लगातार घूमते जा रहा है, यहाँ से अगली स्थिति यहाँ हो रही है, तो अगली स्थिति क्लॉकवाइज घूमने के बाद नीचे प्राप्त होगी, इसका अब क्लॉकवाइज घूमेंगे कहाँ प्राप्त होगी, इस वाली सतह के पीछे। तो इसको ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन देख रहे हैं ये वाला, इसमें तो लाइन है ही नहीं, इसमें भी लाइन नहीं है, तो हमारे 2 ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। अब हमें देखना है क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसमें देख रहे हैं जो है हमें ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। अब हमें क्या प्राप्त होगा, देख रहे हैं इसमें वाले में, इसमें अगर ये स्थिति इस वाली स्थिति को क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें ये स्थिति प्राप्त होगी, जो यही सत्य होगी, क्योंकि बाकी अन्य में सभी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें ये स्थिति प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर डी वाला। बढ़ते हैं आगे। दिया गया है श्रेणी को पूर्ण कीजिए, दिया गया है अच्छा दिया गया है, ये अल्फाबेट दिया गया है, अल्फाबेट में एक क्रम खाली है, इस खाली क्रम में कौन सा ऑप्शन जो है बैठेगा वही सत्य है, आपको ढूंढना है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इनका अंतर देख लेते हैं कैसा किस तरीके चल रहा है। ए के बाद डी है, डी के बाद एच है, एच के बाद एम, एम के बाद एस है, एस के बाद कौन सा अक्षर होगा, तो देखते हैं। अगर इनको हम नंबरिंग कर लें तो नंबरिंग करने के बाद जो है आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है हल करने में और समझने में। क्या हो रहा है, ए के बाद डी हो रहा है, एक होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, और एम का 13 होता है, एस का 19। अब इनका हमें देखना है क्रम देखना है, तो देख रहे हैं इनका क्रम देखने के लिए इनका हम गैप देख लेते हैं, किस तरीके से गैप चल रहा है, उसी तरीके से हम इसको भी संक्रिया को पूरा करेंगे। जिसमें देख रहे हैं क्या है, ए और डी के बीच में कितना गैप आ रहा है, +3, अर्थात +3 की बढ़ोतरी हो रही है पहले वाले में। हम यहाँ लेते हैं ए डी एच एम एस, 1 4 8 13 19। अब इसको देखते हैं क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, उसके बाद 4 के बाद 8 हो रहा है, +4 हो रहा है, 8 के बाद 13 हो रहा है, +5। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्रम वाइज था जो है बढ़ता जा रहा है। तब इसी तरीके से देखते हैं, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आएगा, 6 देख रहे हैं, 6 19 हो रहा है। तो 19 के बाद क्या होगा, क्रम लगातार देख रहे हैं, लगातार क्रम में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इनका देखेंगे अगला क्रम क्या होगा, 6 के बाद 7 होगा, 7 क्या होगा, 19 7 26। 26 किसका होता है, आपका जेड का होता है। अल्फाबेट सीरीज में ए से लेकर जेड तक, तो उसका जेड का क्या होता है, 26। तो इस ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका सी वाला में जेड है, तो एक सत्य होगा। तो इस तरीके से आपके जो है प्रश्न थे रीजनिंग के, और ऐसे ही हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए, और
अपने दोस्तों से लगातार शेयर करते रहिए। हम मिलते हैं अगली क्लास अगले दिन। धन्यवाद।